आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए बननी चाहिए जोरदार तालियां। हमारे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है, इस पतित पावनी मां गंगा के तट पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो बहुत ही सज्जन, व्यवहारिक और बहुत ही ईमानदार हमारे कर्नल साहब, कर्नल कोटियाल जी, मैं चाहता हूं कर्नल साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिनेश मोहनिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं एक बार दिनेश मोहनिया जी का भी जोरदार आप स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे सह प्रभारी और विधायक प्रवीण कुमार जी का भी आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में सभी जितने भी लोग हैं उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं हमारे लिए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं समझता हूं ये ऑटो यूनियन के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार सीधे संवाद करने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं चाहता हूं एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जैसे ही हम सबको पता चला कि हम सब जितने भी हमारे यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप सबसे संवाद करना चाहते हैं, तो हमें कल से नींद नहीं आ रही थी और हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। हम आपका पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे कि आप कब हमारे बीच में आएंगे और कब हमारे ये सौभाग्य मिलेगा कि आप हमारे बीच में उपस्थित होंगे। आज वो दिन, वो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ कि आप हमारे बीच में उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं, चूंकि समय कम है और आप सभी यूनियन के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, और मैं 2 मिनट अपने कर्नल साहब से चाहता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय कर्नल कोटियाल जी। हमारे लिए आज इस धर्म नगरी हरिद्वार में बहुत बड़ा दिन है। जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों से श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बार बार उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो पता है इसमें ना बहुत जगह लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। आजकल मैं जगह जगह घूम रहा हूं, तो उसमें क्या हो रहा है, लोग किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारे बच्चे भी IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कोई बोल रहा है कि क्या पढ़ाई करके इंडियन सिविल सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, उसमें क्या हमारे में क्षमता है या हमको ऐसी एजुकेशन दी जाएगी। कोई ये पूछ रहा है कि क्या हमारा लड़का भी इंडियन आर्मी में कर्नल बन सकता है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सर आप जिस बार यहाँ पे आते हैं, हर बार ना हम सबका हौसला बढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे यहाँ पे, तो उनका व्यापार संघ के साथ में एक संवाद हुआ था। जनरली क्या होता है, जो हम देखते हैं कि व्यापार संघ के संवाद, उसमें युवा, आम जनता एकदम से शामिल नहीं होती, क्योंकि बड़ी टेक्निकल चीज होती है। लेकिन इस तरीके के हमको इनपुट आए कि लोग बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे थे कि सिसोदिया जी किस सरल भाषा में समझा रहे थे कि वाकई में ट्रेड, व्यापार और रेवेन्यू जनरेशन कैसे अच्छा हो सकता है। आज जिस प्रकार से लोग सवाल करती है, पूछती है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आज बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि हमारे जो चालक होते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, एक बहुत बड़ा अंग है जो, जिसमें कि ऑटो यूनियन हो गया, जिसमें टैक्सी यूनियन हो गया, अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो गया। वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल सर जब यहाँ हरिद्वार में आ रहे हैं तो एक बार उनके साथ संवाद हो सके। सर ये वो लोग हैं जो पूरी जान लगा करके, जब बाहर से कोई लोग आते हैं, यात्री आते हैं, उनको ना विपरीत परिस्थितियों में पहाड़ों में लेके जाते हैं, समाज से जोड़ते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, कोविड काल के दौरान जब इनकी
सारी रोजी रोटी बंद हो रखी थी, 70% इनको नुकसान हुआ। ये देख रहे थे उस समय कि कोविड का इतना बुरा असर था कि हमारी सरकार पूरी फेल हो गई थी। उस टाइम पे ये वॉलंटियर होकर के आगे आए और इन्होंने अपने ऑटो रिक्शा को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करा, उसमें छोटे छोटे से सिलेंडर लगाए, मास्क लगाए और अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये कोविड में बगैर किसी सपोर्ट के जनता को मदद करने के लिए घुसे रहे। इनकी कुछ इच्छाएं जो जरूरत थी सरकार पूरी नहीं कर पाई। आज हम इस संवाद में एक तरीका बना रखा है कि पहले सर आपका हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबको संबोधित करें, उसके बाद अगर किसी के कोई सवाल होंगे तो उन सवालों को लिया जाएगा और आज के इस संवाद को लेकर के जो मुद्दे आएंगे उन मुद्दों को आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिसी में इंप्लीमेंट करने के लिए तरीका बनाएगी, जिसके लिए कि अरविंद केजरीवाल सर हमेशा हमें गाइड करते रहेंगे। सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हम सबको संबोधित करें। मैं सीएम साहब अपना संबोधन करें उससे पूर्व चाहता हूं कि हमारे यूनियन के अध्यक्ष हैं वो बुका देकर अपने सीएम साहब का स्वागत करेंगे। एक साथ ही आ जाओ, आ जाइए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए भैया। देखो ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि कोई मुख्यमंत्री सीधे संवाद के लिए उन्होंने स्पेशली कहा है कि मुझे जितने भी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, जितने ऑटो यूनियन चालक हैं, उनसे सीधे संवाद मुझे करना है। ये कितने सौभाग्य की बात है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जिन्होंने कहा है कि मुझे ऑटो यूनियन, ऑटो चालकों से सीधा संवाद करना है। तालियां बजती रहनी चाहिए भैया, हॉल में तालियां नहीं रुकनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे सीएम साहब हमारे कुछ समस्याएं रहती हैं। हाँ, तो हमारी कुछ समस्याएं रहती हैं, कुछ इनकी प्रॉब्लम रहती है। हम किस समस्या का हम लोगों को सामना करना पड़ता। मैं चाहता हूं कि एक एक करके जो भी समस्याएं हैं, जो एक बार समस्या आ जाएगी उसको दूसरी बार नहीं रखना। मेरा ये निवेदन है, जो आपकी समस्याएं हैं एक एक करके आप रखते रहें ताकि सीएम साहब के संज्ञान में वो सारी बातें आती रहें। भट्ट जी। हेलो, मैं सभी ऑटो यूनियन की तरफ से राजेश भट्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि आप पहले मुख्यमंत्री हैं जो सीधा संवाद ऑटो वालों से, प्रदेश में पहली बार किसी ने ऑटो वालों को पूछा और आपने सम्मान दिया है, ठीक है जी। और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे कृपया ये बताएं कि दिल्ली में ऑटो वाले आपके इतने मुरीद क्यों हैं? ठीक है, जो भी एक एक करके हाथ खड़ा कर दे, एक एक करके हाथ खड़ा कर देना। जो भी पूछना चाहता है माइक उसके पास पहुंच जाएगा। हाँ, तो अपना भाई साहब माइक दे दो भाई साहब को। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हमारे यहाँ कोई मेडिकल सुविधा नहीं होती। मैं चाहता हूँ समय समय पर इनकी मेडिकल जांच हो और इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी आए जो इन्हें आगे दिक्कत है। और कोई जी बताइए। मैं एक एक करके आप रुक जाइए अभी। सर, हरिद्वार की धरती पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम दिन रात सेवा करते हैं। जहाँ परिवहन की व्यवस्था नहीं होती, हम लाने ले जाने का लोगों को व्यवस्था रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से हम लोगों को परेशान किया जाता है और टैक्स देने के बाद भी अलग अलग तरह के वो रखे जाते हैं हमारे ऊपर। तो उसके लिए भी आप कुछ बताएं, क्या करेंगे? धन्यवाद। और कोई भाई जी बताइए। माइक दे दो भैया उधर। आप बैठ जाओ, 2 मिनट आप बैठ जाओ, पहले ये हो जाएंगे उसके बाद आप। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार हरिद्वार में आने पर। मैं ऑटो विक्रम महासंघ से प्रवक्ता एंड महामंत्री हूं। आदित्य शर्मा मेरा नाम है। सर,
मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका तालियां बजाकर स्वागत किया जाए केजरीवाल जी का आज, जो इन्होंने ऑटो वालों को बुलवाया यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चीज के लिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि हमारी जो वर्तमान सरकार है फिलहाल, पिछले लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में हमारी ऑटो विक्रम की किस्तें टूट गई हैं सर। जो फाइनेंसर हमें परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी खींच लेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, इसमें हमारी सहायता की जाए सर थोड़ी सी, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने आपको ज्ञापन दिया है अपने अध्यक्ष महोदय के द्वारा, उसमें मेरे सारे बिंदु लिखे हुए हैं सर। धन्यवाद सर। हाँ बताओ भैया, बताओ, उनको दे दो लाल शर्ट दे दो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारी निम्न समस्या, मैं देहरादून से शेखर कपिल ऑटो रिक्शा यूनियन से एक तो हमारी समस्या है सर आरटीओ में भ्रष्टाचार। दूसरा है हमारी पार्किंग और स्टैंड की व्यवस्था। कहीं इधर उधर जहाँ गाड़ी खड़ी होती है चलान हो जाते हैं एकदम, इतना एक हफ्ते में नहीं कमाना जितना एक चलान चल जाता है। और सर हमारी कबाड़ नीति, इस काम पूर्ण विरोध करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है कबाड़ नीति, क्योंकि इससे कहीं महाविनाश होगा सर इस नीति से। क्योंकि वैसी कोरोना की मार झेल रहे हैं हम काफी टाइम से, और अभी भविष्य ये नहीं पता कोरोना आएगा नहीं आएगा। ऐसे में यदि कबाड़ नीति आती है तो हम तो डूब ही जाएंगे लगभग। और एक और उम्मीद करते हैं सर कि जो भी पत्र होते हैं गाड़ी के कागजात, उनकी वैधता को 1 साल तक और एक्सटेंड दिया जाए। ये सर हमारी मुख्य मांगे। धन्यवाद। ये भैया ताऊ जी को दे दो, ताऊ जी कुछ कहना चाह रहे थे। अंकल जी। मेरा सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी 27 तारीख में दिल्ली गया था। मैं था, मेरी बीवी, मेरी बेटी और मेरा बच्चा। मैं वहाँ बस में बैठा एयरपोर्ट के लिए। हम 2 आदमियों का किराया लिया गया, हमारे बच्चों का किराया नहीं लिया था। वाह, तालियां जोरदार एक बार। मैं ये चाहता हूँ यही सुविधा हमारे इस उत्तराखंड में आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इधर दे दीजिए। सर नमस्कार, मैं दून ऑटो रिक्शा यूनियन देहरादून से 2500 ऑटो है, उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा संवाद शासन में होते हुए यहाँ उत्तराखंड में आज तक नहीं हुआ, तो ये पहली बार हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में स्टेशन में कृष्णा ऑटो वाला है, वो अध्यक्ष है वहाँ पे, तो मेरी उससे बात होती रहती है। एक दिन मैं दिल्ली गया, उसने स्कूल दिखाए मुझे। वहाँ पे स्कूल इतने बढ़िया लगे कि वहाँ पे स्विमिंग पूल बने हुए और इतना जैसे होटल होगा। मैंने उसी दिन से कसम खा ली थी कि देहरादून में हमारे 2500 ऑटो नहीं, 2.5 लाख, बहुत सुंदर, 2.5 लाख सुंदर के बराबर काम करेंगे। और हर ऑटो वालों को बोला हुआ, सवारी जितनी बैठे, 10 सवारी एक दिन में बैठेगी, 10 सवारी को आम आदमी पार्टी की तरफ से झुकाव करना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई भैया? आप कह रहे थे भैया कुछ? आप? नमस्कार, मिथिल साधन अंसारी, मंगलौर विधानसभा उपाध्यक्ष। ये हमारे मंगलौर में अभी तक बस स्टैंड का सही विकास नहीं हुआ। वहाँ पे बसें नहीं रुकती है और रात रोड के अंदर मंगलौर बहुत तंग होते हैं। तो मैं चाहता हूँ मंगलौर अंदर बस स्टैंड बढ़िया बना दिया जाए और वहाँ विकास हो। अब तक वहाँ का विकास नहीं हुआ। इंशाल्लाह आपको पूर्व बहुमत से उत्तराखंड के नहीं जिताएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं अपने सीएम साहब से चाहता हूं कि वो जो अब हम सबका मार्गदर्शन करें, आदरणीय सीएम साहब। ये चल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ अपने जितने ऑटो टैक्सी वाले भाई आए हुए हैं सबको नमस्कार करता हूँ। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऑटो वाला तो बेचारा डेली कमाता है, खाता है। आप यहाँ पे अपना समय निकाल के आए। जाहिर तौर पे हर एक ने एक दो सवारी तो गंवाई होगी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, तवज्जो दी कि आप अपना धंधा छोड़ के आज 3-4 घंटे के लिए यहाँ पे आए। जैसे अभी राजेश भट्ट जी, आपका नाम है, राजेश भट्ट जी ने कहा कि दिल्ली के ऑटो वाले हमारे इतने मुरीद क्यों हैं। आज आपके बीच में आके मुझे अपने दिल्ली वाली जो पूरी यात्रा है वो याद आ गई।
7-8 साल पहले जब हमने शुरू में राजनीति में कदम रखा था, दिल्ली के ऑटो वालों से तब संपर्क हुआ हमारा। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी, इसमें 70% योगदान ऑटो वालों का है। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं अभी बताऊंगा कैसे है। 70% योगदान ऑटो वालों का है। यहां का मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में उस वक्त ऑटो वालों को लोग बड़ी नफरत की नजरों से देखते थे। कहते थे ऑटो माफिया, ऑटो वाला मीटर से नहीं चलता, ऑटो वाला ज्यादा ओवर चार्जिंग करता है, ऑटो वाले माफिया हैं, ऑटो वाले ये हैं, ऑटो वाले ये, इस तरह की बातें ऑटो वालों के लिए कही जाती थी। जब मैंने ऑटो वालों से बात करनी चालू की तो कुछ लोगों ने कहा, देखो अगर तुम इनका साथ दोगे तो सारी जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, जनता इनको नहीं चाहती, ये लोग जनता को लूटते हैं, तो तुम इनसे बात मत करो। जब मैंने बात की और सारे सिस्टम का पता चला, एक ऑटो वाला सवेरे से शाम तक पुलिस वाले को भी पैसे देता है, सरकारी विभाग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी पैसे देता है, आरटीओ वाले को भी पैसे देता है, पता नहीं कितने लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। और जब किराया बढ़ाने की बात आती है तो कोई सरकार उनका किराया नहीं बढ़ाती। कानून इतने मुश्किल बना रखे हैं, इतने मुश्किल बना रखे हैं कि कोई ऑटो वाला बेचारा चाह के भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। फिर जब वो कहाँ से निकालेगा पैसा, वो फिर सवारी से 2-4 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है। तो मैंने रामलीला मैदान में एक दिन सारे ऑटो वालों की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और आज मैं दिल्ली की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये ऑटो वाले माफिया होते तो आज इनके बड़े बड़े महल होते। इन्होंने जितना भी आप कहते हो ये लूटते हैं, जितना भी इन्होंने लूटा वो सारा लूट मार करके भी ये बेचारे झुग्गी में रहते हैं। तो माफिया ऑटो वाले नहीं है, माफिया ये नेता हैं, माफिया ये पार्टियां हैं जिन्होंने जानबूझ के सिस्टम बना रखा है कि ऑटो वाले को बेचारा अपनी ईमानदारी के साथ सुख चैन से जिंदगी नहीं जीत सकता। माफिया कौन है? माफिया वो लोग हैं जिन्होंने सड़कों के और पता नहीं किस किस चीज के अंदर हजारों करोड़ रुपए के पैसे कमा लिए, अपने प्राइवेट जेट रख लिए, अपने बड़े बड़े महल बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली। माफिया वो हैं या माफिया हमारे बेचारे ऑटो वाले हैं जिनकी जो अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए तड़पता रहता है बेचारा। तो मैंने वहाँ पे जब दिल्ली की जनता को कहा, मैंने कहा एक बार हमको जिता दो, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि सारी दिल्ली की जनता ऑटो वालों से प्यार करने लगेगी। आज आप दिल्ली चले जाओ, अब दिल्ली में कोई ऑटो वाला, कोई दिल्ली की जनता ऑटो वालों के लिए कुछ बुरा भला नहीं कहती। ऑटो वाला दिल्ली के लोगों को प्यार करता है, उनको इज्जत देता है और दिल्ली की जनता ऑटो वालों को इज्जत देती है। सारे मीटर से चलते हैं, सारे अच्छा चलते हैं, सारे ईमानदारी से कमाते हैं। क्यों? हमने सारा सिस्टम बदल दिया ऑटो का। जितने उलट सुलट कानून इन्होंने बना रखे थे जिसकी वजह से इनसे पैसे लिए जाते थे, वो सारे कानून बदल दिए, सारा सिस्टम ठीक कर दिया। हम लोगों ने किराए बढ़ा दिए। जितना ऑटो वालों किराया कमेटी बनाई, उस किराया कमेटी में ज़्यादा ऑटो वाले थे, 2-4 अफसर थे। ऑटो वाले ने खुद बैठ के अपना, भाई ऑटो वाले भी जब बैठेंगे अनापशन आप किराया थोड़ी बढ़ाएंगे, अनापशन आप किराया बढ़ा देंगे तो सवारी मिलनी बंद हो जाएगी। तो जब ऑटो वाले अपना किराया तय करते हैं तो वो ये देखते हैं कि देखो जी अगर हमने ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर वो टैक्सी से ज़्यादा हो जाएगा, फिर लोग हमारे आना बंद कर देंगे। सारा देखते हैं ऑटो वाले, इतना सरकार नहीं देखती। तो ऑटो वालों ने खुद अपना किराया बनाया और आज सारी दिल्ली की जनता भी खुश है और ऑटो वाले भी खुश हैं। आज दिल्ली के ऑटो वाले मेरे को अपना भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं। और कई ऑटो वालों के पास मेरा डायरेक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में अकेला मुख्यमंत्री होगा जिसको कोई ऑटो वाला सीधे SMS करके कह सकता है जी मेरे को ये परेशानी हो रही है, मेरा काम करा दो। अभी थोड़े दिन पहले हमने कई सारे ऑटो वालों के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो भी फ्री कर दिए। जैसे फिटनेस कराते हो ना साल में एक बारी,
फिटनेस चार्ज लगता है बहुत ज़्यादा था, ऑटो वाले आए तो हमने वो माफ़ कर दिया। अब दिल्ली सरकार देती है ऑटो फिटनेस का। एक फेसलेस सर्विस करी है। फेसलेस सर्विस मतलब जैसे अभी एक भाई ने कहा जी आरटीओ में बहुत पैसे लगते हैं, तो अब आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कर दिया सब कुछ। आप ऑनलाइन सारा कुछ सब कुछ, एक फिटनेस छोड़ के, फिटनेस में तो अपनी गाड़ी ले जानी पड़ती है, फिटनेस छोड़ के बाकी सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हो। किसी आरटीओ दफ्तर में आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई दलाल पकड़ने की जरूरत नहीं, कोई लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो सारी रिश्वतखोरी बंद हो गई। बस एक फिटनेस के लिए आपको अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ती है। अभी कोरोना हुआ, कोरोना में सबकी दिहाड़ी खराब हो गई, सवारियां मिलती नहीं थी, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सारे घर बैठे थे। हमने पहली वेव आई, उसमें दिल्ली के 1.5 लाख ऑटो वालों के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपए जमा कराए। फिर अभी इस साल अप्रैल में दूसरी वेव आई, दोबारा 1.5 लाख 1,80,000 ऑटो वालों के अकाउंट में मैंने 5-5 हज़ार 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डलवाए। आप हिसाब लगा लो, 150 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए ऑटो वालों के अकाउंट में मैंने कोरोना के टाइम में जमा कराए। पूरे देश में कोई सरकार नहीं है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है जिसने अपने ऑटो और टैक्सी वालों का ख्याल रखा हो, केवल अकेली सरकार है। तो जैसा अभी कुछ लोग कह रहे थे, मुझे नहीं लगता आज तक आपको किसी पार्टी ने चुनाव के पहले चुनाव के बाद बात करने को बुलाया, कभी नहीं बुलाया। पहली बार है कि दिल्ली से आके मैं, आज मेरे और बहुत सारे कार्यक्रम है, सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधा आपके बीच में आया हूं आपसे बात करने के लिए। तो आज मैं आपसे, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, चलती रहेंगी, जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं हैं, है कि नहीं है। आज आपने मेरे को, कई सारे लोगों ने 3-4 समस्याएं बताई हैं, उस पर भी बात करूंगा। समस्याएं तो चलती रहेंगी, लेकिन आज मैं आपसे रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपको गले लगा के आपका भाई बनने के लिए आया हूं। बनाओगे भाई? जोर से बताओ। तो आज आपका भाई बनने के लिए आया हूं। आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे परिवार में बड़ा भाई होता है ना, बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। परिवार के लोग जाके उसको कह देते हैं भाई ये समस्या है तो उसी को करना, तो मेरी जिम्मेदारी है। अभी 2-3 चीजें आप लोगों ने बताई हैं। एक तो सिस्टम बदलेंगे सबसे पहले, अगर हमारी सरकार बनती है तो। आपकी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार बनाना जिम्मेदारी आपकी है। आप सरकार बनवा दो उत्तराखंड के अंदर और एक एक करके सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम में जितने लूप होल हैं, जितने गड़बड़ हैं, जितने इन्होंने शासनादेश बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, पेच लगा रखे हैं, जानबूझ के लगा रखे हैं, वो सारे चेंज करेंगे ताकि रिश्वत लेने और देने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे दिल्ली में सिस्टम बदला। दूसरा, सिस्टम को फेसलेस करेंगे जैसे दिल्ली में करा। अब मैं हवा में बात कर रहा होता तो अलग बात थी, दिल्ली में लागू करके आया हूँ। और दिल्ली में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी ऑटो वाले को फ़ोन कर लेना और फ़ोन करके पूछ लेना भाई केजरीवाल कैसा काम कर रहा है। अगर वो तारीफ ना करे तो मेरे को वोट ना देना उत्तराखंड में। सही है कि नहीं है? तो एक फेसलेस सर्विस करेंगे जैसे दिल्ली में करी है, कि कहीं किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, और साल में एक बार फिटनेस करा के आ जाना, बाकी सारा ऑनलाइन होगा। और जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं करना आता, वहाँ पे दिल्ली में हमने एक ऑटो वालों के लिए एक नंबर दे दिया, उस नंबर पे फ़ोन कर दो, दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आके काम कर जाता है। या तो किसी पढ़े लिखे से ऑनलाइन करा लो, अपने बच्चों से ऑनलाइन करा लो, ऑनलाइन नहीं करना आता, उस नंबर पे फ़ोन कर दो, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपके घर आता है आपके काम करने के लिए, आपके घर आके काम करके जाता है। तीसरी चीज़, अगर किसी की भी एक्सीडेंट होता है, उसके सारे इलाज का खर्च सरकार देगी, आपको कोई खर्च देने, बेस्ट से बेस्ट आपका इलाज कराया जाएगा। तो एक भाई ने कहा कि इंश्योरेंस
इंश्योरेंस से भी बड़ी चीज़ है, दिल्ली में हमने सारे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया है। किसी भी दिल्ली के किसी भी नागरिक का चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली के किसी भी नागरिक को कोई भी अगर बीमारी होती है, चाहे उसमें 50 लाख 60 लाख 70 लाख का भी अगर खर्चा आएगा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। तो वो आपके ऊपर भी लागू होगा, उत्तराखंड के सब लोगों के लिए करेंगे, आपके ऊपर भी लागू होगा। और जैसे दिल्ली में फिटनेस फीस खत्म करी है वैसे करेंगे। पार्किंग को लेके था, दिल्ली में भी एक बड़ी दिक्कत होती थी, पार्किंग अलग से नहीं बनी हुई थी। इस वजह से अगर कोई ऑटो वाला 5 मिनट कहीं सड़क के किनारे खड़ा हो जाए, पुलिस वाला आके उससे पैसे लेके जाता था, उसका चालान कटा करता था। अभी हमने 500 स्टैंड बना दिए ऑटो वालों के लिए, अलग अलग पूरे दिल्ली के अंदर। तो अब उनकी ऑफिशियल पार्किंग हो गई, पहले ऑफिशियल पार्किंग ही नहीं थी उन लोगों की। बहुत सारे काम है, ये तो मैंने थोड़े से गिनाए, सारे काम करेंगे। कोरोना के टाइम में जो दिक्कत हुई, जैसे दिल्ली में उन ऑटो वालों को दिए, आपको भी पैसे देंगे ताकि कोरोना के टाइम के जितना आपका नुकसान हुआ वो सारे नुकसान की आपकी भरपाई करेंगे। बड़ी बात यह है, जैसे दिल्ली हमने स्कूल अच्छे करे। अभी बाबूजी कह रहे थे मैं स्कूल देख के आया, कोई कह रहा था मैं स्कूल देख के आया, बड़े अच्छे स्कूल थे, अस्पताल भी बड़े अच्छे कर दिए। आपके बच्चों का भविष्य बनाना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहते हो ना बच्चे बड़े बने, अच्छे बने बड़े होके। आप नहीं चाहते कि गरीब रहें, गरीबी से बाहर निकले परिवार। पूरे देश में कोई नेता नहीं है जो आपको आके कहेगा कि मैं आपके बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूंगा। किसी ने कहा आज तक? मैं चैलेंज करता हूं, 70 साल के भारत के इतिहास में किसी नेता की मेरे को वीडियो दिखा दो जिसने कहा होगा मेरे को वोट दे दो, मैं तुम्हारे बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूंगा। मैं आके कह रहा हूं, मैं आपके बच्चों के स्कूल अच्छे कर दूंगा, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, आपके परिवार के लिए अस्पताल का, अच्छे अस्पताल का, फ्री इलाज का इंतजाम कर दूंगा। अब मैं आप लोगों से 2-3 चीजें मांगना चाहता हूं। पूरे आप लोगों का तो पूरा नेटवर्क होगा ऑटो टैक्सी वालों का। पूरे उत्तराखंड में जितने भी शहर हैं, जितने भी ऑटो टैक्सी वाले हैं, अब आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर ऑटो टैक्सी के पीछे आम आदमी पार्टी का पोस्टर चिपकना चाहिए। वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। करेंगे सब लोग? फ्री में करना पड़ेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत अच्छा है। तो एक तो पोस्टर, और दूसरा जैसे एक भाई साहब ने कहा, जितनी सवारी बैठती हैं सारी सवारियों को आपको, एक सवारी आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा बैठती है, उसको बात करके आपको आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कन्विंस करना है। मंजूर है? तो ये 2 चीज आपसे मांग रहा हूँ। उत्तराखंड में सरकार बनवा दो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपसे केवल एक चीज मांग रहा हूँ, एक मौका दे दो। दिल्ली वालों से भी मैंने यही कहा था, मैंने कहा एक मौका दे दो, काम ना करूं तो अगली बार वोट मत देना। अभी जो पिछला चुनाव हुआ 2015 में, हम अपना 2014 में पहला चुनाव लड़े, 2015 में दूसरा चुनाव लड़े, और 2020 में अभी जब हम चुनाव लड़े तो 2020 में मैंने स्टेटमेंट दिया था दिल्ली में कि अगर मैंने काम नहीं किया हो तो मेरे को वोट मत देना। किसी की हिम्मत नहीं होती चुनाव के पहले इतना बड़ा बात करने। आज आपको कह रहा हूँ, एक मौका दे के देखो। आपने बीजेपी वालों की भी 3-4 बार सरकार बनाई, कांग्रेस वालों की भी 3-4 बार सरकार बनाई। एक मौका आम आदमी पार्टी को देखो, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ दूसरी पार्टियों को वोट देना बंद कर दोगे आप लोग उसके बाद। आज आप सब लोग आए, इतना आपके साथ इतनी अच्छी बातचीत हुई, उसके लिए सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे। और मैं आदरणीय सीएम साहब, आप तो आज कह रहे हैं कि भाई स्टिकर लगा के आपको चलना पड़ेगा। ये तो बेचारे ऐसे हैं, जिस दिन से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा की, आप देखना हर ऑटो के पीछे आम आदमी पार्टी का बैनर पहले से ही लगा हुआ है, स्टिकर पहले से ही लगा हुआ है। और इन लोगों ने प्रण लिया है कि हम कहीं भी रहें, इस बार उत्तराखंड के अंदर
आम आदमी पार्टी की विजय होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप निश्चिंत रहो, 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे आदरणीय सीएम साहब का स्वागत। और मैं चाहता हूं कि आप लोग खड़े होकर सीएम साहब का स्वागत करें, क्योंकि सीएम साहब को अगले कार्यक्रम में भी जाना है। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।